दोस्तों दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेता है या फिर गरीब फैमिली में जन्म लेता है तो उसका सिर्फ एक ही सपना होता है कि वो कैसे भी कर अमीर बन सके। अब दोस्तों अमीर बनने के वैसे तो बहुत रास्ते हैं। मेहनत करो, अच्छी से पढ़ाई लिखाई करो और बढ़िया कैरियर बनाओ, अच्छे से बिजनेस करो, इस तरीके से भी अमीर हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस अमीरी के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। और दोस्तों आज की कहानी में भी एक लड़की जिसे इतना ज़्यादा अमीर बनना था कि वो कहती थी अपने दोस्तों से कि वो इतना अमीर बनना चाहती है कि जब तक उसे महंगी चीज़ सस्ती ना लग सके। और दोस्तों उसके बाद में वो एक ऐसा कदम उठाती है, लगभग 1000 लोगों को अपना शिकार बनाती है और इस दौरान लगभग 1,75,00,000 रुपए ये अपने अकाउंट में उन 1000 लोग थे उनसे छीन कर अपने अकाउंट में जमा कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से करती थी, यकीनन आप लोग सुनेंगे तो आप लोग हैरत करेंगे। लेकिन यह लड़की बहुत अच्छे से जा रही थी, जो इसका मंसूबा था उसमें बहुत अच्छी तरक्की भी कर रही थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच में ये लड़की से एक मर्डर हो जाता है और इस मर्डर की बात जब सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर जब इस केस का पूरा खुलासा होता है और खुलासे की बात जब सामने आती है तो हर कोई हैरान होता है, परेशान होता है कि एक लड़की 1000 मर्दों के साथ में इस तरीके से संबंध बना सकती है, 1000 मर्दों से अपनी ब्लू फिल्म बनवा सकती है। यकीनन दोस्तों आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग हैरान करेंगे। तो दोस्तों इस कहानी की परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। और राजस्थान प्रदेश का एक शहर लगता है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित शहर है, जयपुर। और दोस्तों इसी जयपुर के अंदर एक कॉलोनी लगती है जिस कॉलोनी का नाम है गांधीनगर कॉलोनी। और इसी कॉलोनी के अंदर एक व्यक्ति रहता है जिस व्यक्ति का सोशल मीडिया का जो नाम है ये विवान कोहली है। वहीं घर परिवार में जो लोग हैं वो इसे दुष्यंत शर्मा के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों ये जो विवान कोहली उर्फ दुष्यंत शर्मा था, इसको घर परिवार में, ऑफिस में, हर जगह इसके दोस्त जो थे वो दुष्यंत शर्मा के नाम से जानते थे। लेकिन ये सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता था। लेकिन सोशल मीडिया पर इसने अपना दूसरा नाम लिख कर रखा था और ये नाम था विवान कोहली। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आप लोग के सामने 2 मई साल 2018 की, करीब शाम के 6 बजे का वक्त था। ये जो विवान कोहली उर्फ दुष्यंत शर्मा था ये अपने ऑफिस से घर लौट रहा होता है और जब ये बस में आ रहा होता है तो उसी समय ये फ़ोन पर किसी से चैट कर रहा होता है। अब ये चैट उससे कर रहा होता है, मुस्कुरा मुस्कुरा कर जवाब दे रहा होता है। लेकिन दोस्तों इसको इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि ये घर पहुंच सके और घर पहुंच कर कहीं जा सके। दरअसल जो दूसरी तरफ जो चैट करने वाला व्यक्ति था ये एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी जिस लड़की से इसकी बातचीत चल रही थी। और ये लड़की इस व्यक्ति से कहती है कि दरअसल आज वो घर पर अकेली है, अगर तुम चाहो तो आज उससे मिल सकते हो। और अच्छी बात यह है कि तुम मुझसे जो भी करना चाहो आज कर सकते हो, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। अब ये लड़का जिसने इस लड़की को सिर्फ वीडियो कॉल पर देखा था, सिर्फ उसके फ़ोटोज़ देखे थे, फ़ोटोज़ में बेहद खूबसूरत दिखने वाली ये लड़की, जबकि ये जो दुष्यंत शर्मा था ये शादीशुदा था, घर परिवार में एक पत्नी, एक बेटा और माता पिता ये सारे लोग मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद भी जब इस लड़की से इसकी दोस्ती होती है तो इसके दिल में एक बहुत बड़ी चाहत होती है किसी तरीके से इस लड़की के साथ में मिले। अब दोस्तों जब सामने से ओपन ऑफर आता है, वो लड़की कहती है कि आज उसके घर में कोई नहीं है, अगर तुम चाहो मुझसे मिल सकते हो और आमने सामने मुझे देख सकते हो। जब इस तरीके की बातें होती हैं तो ये दुष्यंत शर्मा तुरंत अपने घर पहुंचता है। अब घर पहुंचने के बाद में तुरंत अपनी पत्नी, अपने बेटे से कहता है कि दरअसल उसे ऑफिस का कुछ काम है और तुम लोग फिक्र मत करना, मैं बस अभी आ जाऊंगा। उसके बाद ये अपनी माँ से भी यही बात कहता है। उसके बाद अपने पिता के पास जाता है, पिता का नाम रामेश्वर। अब दोस्तों ये अपने पिता से जाके कहता है कि ऑफिस की कुछ मीटिंग है और इसे थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा। और पिताजी से अपनी कार की चाबी लेता है। दरअसल इनके घर पे जो कार थी उस कार का नाम था अल्टो K10। अब दोस्तों अल्टो K10 ये स्टार्ट करता है, घर से बाहर निकालता है। चूँकि ये रहने वाला था थाना छोटाबाड़ा का और इसे जाना था गांधीनगर कॉलोनी। अब जैसे ही ये उस बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है, गांधीनगर कॉलोनी में जो घर का एड्रेस बताया गया था, अब जैसे ही ये दरवाजे पर पहुंचता है और वहां पर पहुंचने के बाद में जब उस लड़की को कॉल करता है तो जो लड़की गेट खोलती है, तो जैसे ही वो गेट खोलती है इसके तो तुरंत होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लड़की जितने फ़ोटो भेजे थे उससे भी कहीं बेहद खूबसूरत थी। उस लड़की को देखने के बाद में ये एकदम से दंग रह जाता है। ये सोचता है
कि आज उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उस लड़की ने उसे मिलने के लिए बुला लिया। दरअसल वो लड़की बन सवर कर बन ठन कर शायद इसी लड़के का इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद में ये लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद में एक दूसरे के साथ बैठते हैं। बैठने के बाद में साथ में खाना खाते हैं। जो भी नाश्ता पानी था वो लड़की इस दुष्यंत शर्मा को करवाती है। अब दोस्तों खाना पीना नाश्ता पानी ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं कि कब ये दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार देते हैं इन दोनों को पता ही नहीं चलता। उसके बाद में दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के साथ में खो जाते हैं। और इसी बीच में दोस्तों ये जो लड़का था ये दोबारा से फिर से उस लड़की से उसी तरीके की चीज़ें करने की कोशिश करता जो उसने पहली बार किया था। लेकिन इतने में ही ये जो लड़की थी ये इस लड़के से बोलती है कि तुम दिखते तो बहुत ज़्यादा अमीर हो और सोशल मीडिया पर भी तुमने अपने आप को बहुत अमीर बनाया है, तो तुम करते क्या हो। तो ये जो लड़का था दरअसल ये इस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। दरअसल मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक पत्नी है और मेरा एक बच्चा भी है और मेरे माता पिता हैं। तो ये जो लड़की थी ये दुष्यंत शर्मा से कहती है कि मुझे तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे से कोई एतराज़ नहीं है। अब दुष्यंत शर्मा जो है वो अंदर ही अंदर खुश हो जाता है कि उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसके बाद में दुष्यंत शर्मा कहता है कि दरअसल वो इतना अमीर नहीं है जितना अमीर उसने अपने आप को सोशल मीडिया पर दिखाया हुआ है। अब जैसे ही ये बात वो लड़की सुनती है वो तो एकदम से चौंक जाती है और वो इससे कहती है कि तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या कह रहे हो। अब ये लड़का इससे कहता है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ और मैं तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जिस रिश्ते में बंधा हुआ हूँ मैं चाहता हूँ कि इस रिश्ते की जो नींव हम लोग रखें वो सच की बुनियाद पर रखें। इसलिए मैंने आज तुम्हें सब सच सच बता दिया। लेकिन ये जो लड़की थी इसको प्यार व्यार नहीं था, बल्कि इसको जो चाहिए था ये उसके लिए सब कुछ काम कर रही थी और वो चीज़ थी पैसा। दरअसल ये लड़की दुष्यंत शर्मा से कहती है कि तुमने मेरे साथ जो भी किया है उसका मैंने वीडियो शूट कर लिया है और ये सारी बातें वीडियो में कैद हो चुकी हैं। अब ये जो लड़का था दुष्यंत शर्मा ये एकदम से चौंक जाता है। ये कहता है कि तुम कैसी बात कर रही हो, मैं पिछले कई महीनों से तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, लगभग फरवरी से हमारी बातचीत हो रही है और तुम मेरे साथ में ऐसा कर भी नहीं सकती। और तुमने अपने घर को कितने अच्छे से सजाया है, ये सारी बातें वो कह रहा होता है कि इसी बीच में इस घर पर एक और लड़के की एंट्री होती है। ये जो लड़का था इस लड़के का नाम था दीक्षांत कामरा, जो कि रहने वाला तो मुंबई का था, लेकिन यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के घर उससे मिलने के लिए आया हुआ था। अब दोस्तों जैसे ही ये तीसरा व्यक्ति दीक्षांत कामरा वहाँ पर आता है ये तुरंत अपनी जेब से एक मोबाइल फ़ोन निकालता है और मोबाइल फ़ोन निकालने के बाद में इस दुष्यंत शर्मा को मोबाइल फ़ोन दिखाता है। दरअसल इस मोबाइल फ़ोन में एक वीडियो क्लिप होती है जिस वीडियो क्लिप में और कोई नहीं बल्कि दुष्यंत शर्मा होता है। अब दोस्तों दुष्यंत शर्मा की आपत्तिजनक वीडियो बन चुकी थी। जैसे ही दुष्यंत शर्मा ये सुनता है कि उसकी वीडियो बन चुकी है, जैसे ही उस वीडियो को देखता है तुरंत ये घबरा जाता है और तुरंत ही उसके हाथ पैर जोड़ने लगता है। अब चूंकि दो लोग मौजूद थे, एक लड़की थी जिसका नाम प्रिया सेठ, एक उसका दोस्त था जिसका नाम दीक्षांत कामरा। ये दोनों इससे कहते हैं कि तुम्हारी वीडियो बन चुकी है। और ये जो लड़का था जिसका नाम मैंने आप लोगों को बताया दुष्यंत शर्मा, दरअसल इसने फेसबुक पर, सोशल साइट्स पर, टिंडर पर अपने आप को इतना ज़्यादा अमीर दिखाया हुआ था कि बड़ी बड़ी गाड़ी के सामने इसने फ़ोटो खिंचा के रखे थे, बड़े बड़े बंगले के सामने फ़ोटो खिंचाता, बड़े बड़े ऑफिसेस के सामने फ़ोटो खिंचाता। यानी एक तरफ से एक फेक लाइफ इसने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी पोस्ट कर रखी थी। लेकिन जैसे ही ये प्रिया सेठ सुनती है कि ये बताता है कि इसकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है, तो प्रिया सेठ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसको लगता है कि शायद उसके साथ छल हो गया। अब दोस्तों इतने तीन लोग तो वहाँ पर होते हैं, एक प्रिया सेठ, एक उसका दोस्त जिसका नाम मैंने आपको बताया दीक्षांत कामरा, और एक वो व्यक्ति था जो अभी इन दोनों के सामने असहाय खड़ा हुआ था, जिस व्यक्ति का नाम था दुष्यंत शर्मा। इसी बीच में दोस्तों एक और व्यक्ति की एंट्री होती है और इस व्यक्ति का नाम होता है लक्ष्य वालिया। अब जो कि दोस्तों यहाँ पर तीन लोग वो हो चुके थे जो एक साइड में थे, एक वो व्यक्ति था जो यहाँ पर घिर चुका था। अब दुष्यंत शर्मा जब पूरी तरीके से घिर सकता है और उसके बाद में दीक्षांत कामरा और जो लक्ष्य वालिया होते हैं ये इस लड़के को बहुत समझाते हैं कि देखो अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो और तुम चाहते हो कि यहाँ से सही सलामत वापस चले जाओ तो तुम पैसे को इंतज़ाम करो। अब उसके बाद में इस लड़के के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, इसके साथ में मार पिटाई की जाती है। जब लड़का पैसे अरेंज करने के लिए मना करता है, वो कहता है उसके पास पैसे नहीं हैं, तो इसके साथ में काफ़ी ज़्यादा मारपीट भी की जाती है। उसके बाद में दोस्तों इससे एक फ़ोन कराया जाता है। फ़ोन कराया जाता है इसके ही जो पिता होते हैं रामेश्वर, उनको। अब दोस्तों जैसे ही रामेश्वर के फ़ोन पर घंटी बजती है जो ये इनके बेटे दुष्यंत शर्मा की होती है। दुष्यंत शर्मा जो कि काफ़ी समय से गायब था, इसलिए घर परिवार वाले तो पहले ही परेशान थे, हर जगह ढूंढते हैं, रिश्तेदारों में फ़ोन करते हैं, लेकिन दुष्यंत शर्मा जो था उसका नंबर स्विच ऑफ बताता है। लेकिन अचानक से जब नंबर खुलता है और जो रामेश्वर थे उनके मोबाइल पर लिखा हुआ आता है कि कॉल दुष्यंत के नंबर से आ रही,
तो उनका चेहरा एकदम से खिल जाता है कि एटलीस्ट उनके बेटे का फ़ोन तो आया। उसके बाद में जैसे ही वो फ़ोन पिक करते हैं और सामने से जो आवाज़ सुनती है ये दुष्यंत की आवाज़ होती है। दुष्यंत बड़े लड़खड़ाते हुए रोनी सी आवाज़ में अपने पिता से कहता है कि पिताजी 10 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लीजिए। दरअसल मुझे इन लोगों ने किडनैप कर लिया है और ये लोग बड़े खतरनाक हैं। अगर तुमने 10 लाख रुपए का इंतज़ाम नहीं किया तो ये लोग मेरी हत्या कर देंगे। अब ये जो रामेश्वर थे ये कहते हैं इतनी रात को 10 लाख रुपए का इंतज़ाम करना आसान नहीं है, मैं कहाँ से करूँ। लेकिन जो दुष्यंत शर्मा था ये कहता है कि पिताजी तुम्हें कहीं से भी सही लेकिन पैसों का इंतज़ाम तो करना होगा। अगर मेरी जान इन लोगों ने बख्श दी तो ठीक है, अन्यथा ये लोग मेरी हत्या कर देंगे। अब दोस्तों ये जो पिता था ये असहाय लाचार पैसों का इंतज़ाम करना शुरू कर देता है। पुलिस को तो कोई खबर नहीं करता है, लेकिन दोस्तों 3 लाख रुपए का ये इंतज़ाम कर जो दुष्यंत शर्मा होता है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। अब जैसे ही दुष्यंत शर्मा के अकाउंट में वो 3 लाख रुपए पहुंचते हैं, दुष्यंत शर्मा से वो लोग उसका ATM और उसका पिन नंबर वगैरह ले लेते हैं और शायद उससे कुछ पैसे ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कराते हैं। और उसके बाद में जो प्रिया सेठ होती है ये कहती है कि इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अब ये हमारे सारे राज जान चुका है और अगर ये बाहर चला गया तो ये लोगों से हमारे बारे में बता देगा, हो सकता है पुलिस को भी बता दे, इसलिए इसको यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे ही ये बात जो इसके दोनों दोस्त थे दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया, ये दोनों उस व्यक्ति की हत्या कर देते हैं जो व्यक्ति असहाय यहाँ पर पड़ा हुआ था, जिस व्यक्ति का नाम दुष्यंत शर्मा था। अब दुष्यंत शर्मा की लोग हत्या कर देते हैं और हत्या भी कुछ इस तरीके से करते हैं। दरअसल जो दुष्यंत शर्मा था ये काफ़ी हट्टा कट्टा था, तगड़ा तंदुरुस्त था, इसलिए दोनों दोस्त जो थे इसके प्रिया सेठ के ये उसका गला दबाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उसके हाथ पैर तो बंधे हुए थे दुष्यंत के, इसलिए जब ये उसका गला दबा रहे होते हैं तो वो गला दबाने पर विरोध भी करता है, झटपटाता है। ये तीनों लोग भी मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर नहीं पाते हैं। इतने में ही एक व्यक्ति उनमें से किचन के अंदर जाता है, वहाँ से एक चाकू लेके आता है और एक के बाद एक कई सारे वार दुष्यंत के जिस्म पर किए जाते हैं। जैसे ही लगभग 11 वार उसके जिस्म पर वार किया जाता है चाकू से, तो जो दुष्यंत था वहीं पर ढेर हो जाता है, इसकी मौत हो जाती है। जब इसकी मौत हो जाती है तो ये जो प्रिया सेठ थी ये कहती है कि पैसे तो हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन जो इसकी डेड बॉडी है अब इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाना चाहिए। उसके बाद में ये उसकी डेड बॉडी को एक बैग के अंदर पैक करते हैं और वहीं पर जो आमेर की पहाड़ी है उसके ही पीछे एक मंदिर है और मंदिर के पीछे जाकर आखिरकार उस डेड बॉडी वाले बैग को वहीं पर फेंक आते हैं। अब दोस्तों इधर जो घर वाले थे जो कि पैसे ट्रांसफ़र कर चुके थे ये इंतज़ार कर रहे थे कि उनका जो बेटा है शायद आने ही वाला होगा, लेकिन जब ज़्यादा समय गुजर जाता है बेटा नहीं आता है तो जो घर परिवार वाले होते हैं तुरंत पुलिस थाने जाते हैं और पुलिस थाने जाने के बाद में अपने बेटे का जो भी चीज़ इन्हें पता थी वो सारी बातें पुलिस को बताते हैं। अब दोस्तों पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है और दोस्तों आखिरकार 4 मई साल 2018 पुलिस को वो जो डेड बॉडी थी वो उस बैग के अंदर मिलती है। अब पुलिस का पहली दफ़ा में यही शक हो जाता है कि जो डेड बॉडी है शायद ये दुष्यंत शर्मा की है, क्योंकि इसका चेहरा जो था इन लोगों ने बुरी तरीके से बिगाड़ दिया था। अब उसके बाद में जो व्यक्ति रामेश्वर जो कि अपने बेटे के लिए एक रिपोर्ट लिखा के गए थे तो उनको बुलाया जाता है कि ऐसा तो नहीं, ये जो डेड बॉडी है तुम्हारी ही बेटी की। अब उसके बाद में जो रामेश्वर थे जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं चेहरा तो पूरी तरीके से बिगड़ चुका था, लेकिन जिस्म के आधार पर, कपड़ों के आधार पर या फिर शरीर पर कुछ ऐसे निशान थे जिनके आधार पर ये अपने बेटे को पहचान लेते हैं और ये कहते हैं कि उन्हीं का बेटा है। रामेश्वर जैसे ही अपने बेटे को देखते हैं ये चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और ये कहते हैं कि इनका एक बेटा जो कि बचपन में ही सड़क दुर्घटना में मारा गया और ये दूसरा बेटा, ये सिर्फ एक ही बेटा बचा था, शादी भी हो चुकी थी, लेकिन ये अपने गलत ऐबों में मारा गया। मैंने हमेशा अपने बेटे से कहा था कि बेटा झूठ मत बोलना, लेकिन झूठ बोल कर ही ये इस दलदल में फंस गया। अब चूंकि दोस्तों पहचान तो हो चुकी थी कि जो डेड बॉडी है ये दुष्यंत शर्मा की है, इसलिए पुलिस अब इस कत्ल के पीछे की वजह या फिर जो कातिल है उसकी तलाश शुरू करती है और आखिरकार जो दुष्यंत शर्मा था इसके फ़ोन की पूरी कॉल डिटेल निकाली जाती है, कुंडली खंगाली जाती है। जब CDR निकाला जाता है तो इसका जो लास्ट लोकेशन था ये इसी जो मैंने आपको बताया गांधीनगर जो कॉलोनी थी इसी कॉलोनी का पाया जाता है और वहाँ पर जिस नंबर से बात हुई थी जब उस नंबर को ट्रैक किया जाता है तो पता चलता है कि जो नंबर है ये किसी प्रिया सेठ का है। अब उसके बाद में दोस्तों पुलिस जो है वो मात्र 72 घंटों के अंदर ही इस प्रिया सेठ और इसके दोनों साथी उन दोनों को गिरफ्तार करती है। अब दोस्तों इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद में जब पुलिस इनके बारे में जानती है तो ये जो प्रिया सेठ थी इसके बारे में जब पुलिस जानती है तो पुलिस भी हैरान होती है। दरअसल जो प्रिया सेठ थी जो कि पाली के फालना की रहने वाली थी और इसके परिवार में जो इस लड़की के पिता थे
उनका और उनके इसके लड़की के जो दादा थे और साथ की इसकी जो माँ थी, ये सारे के सारे, एक कोई अगर प्रिंसिपल था तो कोई लेक्चर था तो कोई शिक्षिका थी, इस लड़की के फूफा जो थे वो भी प्रिंसिपल थे। यानी पूरा का पूरी परिवार जो था वो एक तरीके से हाई एजुकेटेड था। और जो प्रिया सेठ थी इसकी उम्र लगभग 25 साल थी। कक्षा 10 में इसने 82% मार्क्स के साथ में कक्षा 10 पास किया था। उसके बाद में कक्षा 12 में भी ये 78% नंबर लेके आती है। यानी पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा तेज थी। इसलिए कहीं ना कहीं परिवार का ये सपना था कि ये भी बड़ी होकर कोई प्रोफेसर बने या फिर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ये बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर कर किसी ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाए। इसलिए जो घर परिवार वाले होते हैं ये इस प्रिया सेठ से कहते हैं कि बेटा अब हम तुम्हें पढ़ने के लिए जयपुर भेज रहे हैं और इसी जयपुर में मानसरोवर के पास एक प्राइवेट कॉलेज है, उसी प्राइवेट कॉलेज में तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। अच्छे से पढ़ाई करना और कुछ बनकर लौटना। उसके बाद में प्रिया सेठ जो थी जयपुर के मानसरोवर के पास पहले तो अपने कुछ रिश्तेदारों के घर रहती है और उसके बाद में ये अपना एक रूम ले लेती है। और रूम लेने के बाद में ये कुछ दिन तो अच्छे से पढ़ाई करती है, लेकिन उसके बाद में सोचती है कि घर से जो पैसे मिलते हैं इन पैसों से सही से खर्च चल नहीं पाता, इसलिए क्यों ना एक पार्ट टाइम जॉब पकड़ ली जाए। उसके लिए अखबार में एक इश्तिहार देखती है और उसमें एक जॉब के लिए इंटरव्यू था। अब जैसे ही ये वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाती है, इंटरव्यू में इसका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद में जैसे ही ये रिसेप्शन पर बैठती है तो देखती क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं और कुछ ही देर के बाद में चली जाती हैं। अभी इसके बारे में छानबीन निकालती है तो इसे पता चलता है कि यहाँ पर वैश्यावृत्ति का काम होता है। तो ये लड़की उस दलदल से निकलने की बजाय उस दलदल के बारे में जानना चाहती है, उस दलदल में घुसना चाहती है। अब जब उसके बारे में जानकारी निकालती है तो उसे पता चलता है कि इस काम में तो बहुत पैसा है, तो क्यों ना यहाँ से पैसे कमाए जाए। उसके बाद में ये अपने कॉलेज की कुछ फ्रेंड्स को भी इसका ऑफ़र देती है कि कुछ ही घंटों के लिए आना है, कमरे में जाना है, किसी व्यक्ति के साथ में या फिर किसी ग्राहक के साथ में शारीरिक संबंध बनाने, उसके बाद में मोटा पैसा मिल जाएगा। अब दोस्तों ये जो चीज़ें थी चलने लगती हैं। जो प्रिया सेठ थी अब अच्छा खासा कमाने लगती है, लेकिन प्रिया सेठ यही नहीं रुकने वाली थी। ये आगे और काम करती है, अपनी एक वेबसाइट बनाती है और इसी वेबसाइट पर ये अलग अलग लड़कियों के एक तरीके से बात करती और उनसे पैसा हड़पती लड़कों से। अब इसका शिकार जो थे ये बड़े घर के लड़के बनने लगे थे। चूँकि ये बड़े घर के लड़कों को अपना शिकार बनाना चाहती थी, क्योंकि इसका मानना था कि अगर बड़े घर के लड़के इसने कुछ ही ग्राहक फंसा लिए तो कुछ ही दिनों में ये करोड़ों रुपए कमा लेगी। अब उसके बाद में ये बड़े बड़े लोगों से पैसा ऐंठने लगी थी और मात्र कुछ ही महीनों के अंदर इसने 1,78,00,000 रुपए की मोटी रकम लोगों से ऐंठ ली थी। अब दोस्तों इसी बीच में मुलाकात हो जाती है दुष्यंत शर्मा से। दुष्यंत शर्मा जो थे ये एक नंबर के एक तरीके से जो अपने आप को करोड़पति दिखाते थे, लेकिन थे तो कंगालपति। अच्छे अच्छे फोटोज डालते थे। इसी बीच में जो प्रिया सेठ थी इसकी मुलाकात जब इस करोड़पति से होती है तो ये समझती है कि अब बहुत अच्छी मुर्गी उसके जाल में फंस चुकी है। एक ही झटके में 50 से 60 लाख रुपए ऐंठ लेगी। अब उसके बाद में जब ये उससे मिलता है और जो सारी चीज़ें सामने आती हैं तो इस बीच में जो प्रिया सेठ थी उससे इस दुष्यंत शर्मा का मर्डर हो जाता है। और मर्डर जब हो जाता है तो सारी चीज़ें सामने आती हैं और पुलिस प्रिया सेठ और इसके दो दोस्त इन दोनों को गिरफ्तार करती है। बहरहाल दोस्तों जब पुलिस इसको जेल भेजती है और मीडिया के सामने जो प्रिया सेठ होती है, जिस दिन ये जेल जा रही होती है उस दिन इसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। और जब मीडिया पर्सन इससे पूछता है कि तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है तो ये हंसते हुए कहती है कि दुनिया का कोई पहला मर्डर तो नहीं है कि मुझे पछतावा हो। हमने मर्डर किया है, क्राइम किया है, कानून हमें सज़ा देगा, हम सज़ा भुगत लेंगे। क्योंकि इससे पहले भी ये 3 बार जेल जा चुकी थी और तीनों बार छूट के आ चुकी थी। एक बार इसने एक व्यक्ति के ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगाया था, उसके बाद में जब जाँच हुई तो पता चला ये लड़की झूठ बोल रही है, इसीलिए सोच रही थी कि बहुत जल्द ये निकल जाएगी। उसके बाद में साल 2020 में ये हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन हाई कोर्ट में जो जज साहब होते हैं ये कहते हुए इनकार कर देते हैं कि इतनी शातिर और इतनी चालाक और इतनी खूबसूरत लड़की का शायद दुनिया में भेजना सही नहीं, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत ही सीधी है, बहुत ही अच्छी है और उससे अगर तुम जाके गंदा करोगे तो अच्छा नहीं है। बहरहाल ये लड़की जो थी ये जो जेल से बाहर निकल ही नहीं पाती है। और दोस्तों ये एक ऐसा कत्ल था कि जिस कत्ल ने शायद उन दिनों हर तरफ सनसनी मचा दी थी। हर तरफ एक तरीके से जब सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पर ये खबर चल रही थी तो हर कोई हैरान था, परेशान था। और दोस्तों कल के दिन जो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारी वीडियोस पे जो पहला कमेंट्स है ये है अनिल जगदेव का। ये लिखते हैं, सर मैं अनिल जगदेव शाहदा महाराज से आपकी कहानी सुनता हूँ। ऐसा लगता है कि शम्स सर की कहानी सुन रहा हूँ। बहुत खूबसूरत अंदाज है आप दोनों का कहानी सुनाने का। तो अनिल जगदेव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में ओलवेर माचांडो है, लिखते हैं, आवर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड मेक ए मैंडेटरी टू टीच चिल्ड्रन अबाउट राइट एंड रॉन्ग। यानी कि इस तरीके से बताते हैं जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें इस तरीके से पाठ पढ़ाना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है।
उसके बाद में ये लिखते हैं कि ऑलवेज सपोर्ट यू, और आप अच्छे से काम कर रहे हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। उसके बाद में अगला ये फिर से कमेंट करते हैं, वेरी सैड एंड शॉकिंग इंसिडेंट, ब्रदर केयर्ड वेरी मच फॉर द फ्यूचर ऑफ हिज सिस्टर। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये सुबोध कुमार जी का है, लिखते हैं वन ब्रदर कांट सी हिज सिस्टर टू गोइंग रॉन्ग पैथ। ये लिखते हैं यानी कोई भी भाई अपनी बहन को गलत रास्ते पर चलते हुए नहीं देख सकता, लेकिन इस लड़की ने जो किया यकीनन वो गलत था। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये सुबोध कुमार जी कहते हैं, फर्स्टली कांग्रेस फॉर योर रिकवरी, सुबोध कुमार BSF सिलीगुड़ी से, यानी कहते हैं कि पहले मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपकी जो रिकवरी है ये काफ़ी फास्ट हो। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये प्रकाश राज का है, ये लिखते हैं गॉड ब्लेस यू सर। उसके बाद में फूड रिव्यू है, ये लिखते हैं लव फ्रॉम दुबई अजमान, सर स्टोरी थोड़ी लंबी करो और वो स्टोरी ना सुनाया करो जो उस दिन कोई और सुनाए प्लीज़ सर बुरा मत मानिएगा। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं कोशिश करता हूं कि अगर कोई दूसरा चैनल इसको सुनाता है, कवर करता है, तो मैं उस स्टोरी को कवर नहीं करता। उसके बाद में GR8 शरद है, लिखते हैं बहुत अच्छा किया सोनू ने, समाज के लिए ये एक सीख है। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं सर नमस्कार जी, कहानी अच्छी लगी, आज आप अपने स्टूडियो में वीडियो बनाया तो आप अच्छे लग रहे हो। तो भाई अनुज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में बुद्धाराम लिखते हैं नमस्कार सर, आपकी जो कहानी है मुझे बहुत पसंद है। तो बुद्धाराम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में महबूब आलम है, लिखते हैं ये मेरे ही एरिया की कहानी है, मैं सिवान से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है देव मेहरा का है, लिखते हैं आपकी तबीयत ठीक हो गई है, सुनकर अच्छा लगा। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है एजाज अहमद का है, लिखते हैं भाई आप बहुत अच्छा बोलते हैं, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मानो ब्लॉग हैं जो कि एक ऐसा वाला इमोजी बनाते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है यूज़र EB है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, तो वालेकुम सलाम जी। उसके बाद में यूज़र है, लिखते हैं MD नवाज़ गुड ब्रदर, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में नासिर पठान है, सलाम लिखते हैं, तो भाई सलाम जी। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं मोनू कुमार ने गलत किया, कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए था, रेणु सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अगला कमेंट्स गुफरान खान करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये तो आप लोगों के कमेंट्स थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि मेरे नाम का उच्चारण नहीं करते सर। तो देखो, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपका नाम मिस हो जाता है, लेकिन ऐसे मैं कमेंट्स ढूंढ के लाऊं तो बड़ा मुश्किल होती है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप लोग जो भी कमेंट्स करा करें वो हमारा जो लेटेस्ट वीडियो होता है, जैसे आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो इस वीडियो पे आप लोग कमेंट करें, तो आज के वीडियो के कमेंट मैं कल पढ़ूंगा और जो कल वीडियो डालूंगा उसके कमेंट्स परसों पढ़ूंगा। इसी तरीके से जो हमारा लास्ट वीडियो होता है उस पर कमेंट्स करा करें और रात 6 बजे से पहले कमेंट्स कर दिया करें, क्योंकि वीडियो शूट 6 बजे के बाद करता हूँ, तो ऐसे में अगर 6 बजे के बाद आप कमेंट्स करेंगे तो आपका कमेंट्स मिस हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।